Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So in this class we will discuss again some important questions related to IT security. So if you are preparing for any IIBF exams, then you can download our app. This is one stop solution for all your need in IIBF certification exam preparation. So here we provide chapter wise videos, then previous year questions, previous exam questions, important MCQ, chapter wise MCQs. So in very first attempt you can pass the examination. This is our mobile number as well as this is our WhatsApp number. So for any query, any suggestion, request, you can drop a message over this number. So let's start. So first question is what is a schema in database with example. तो example तो हम यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है ना, बस स्कीमा लेकिन देखेंगे क्या है. देखिए जब भी हम स्कीमा की बात करते हैं तो स्कीमा का क्या मतलब है कि किसी भी डेटाबेस में हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड हाउ द रिलेशनशिप एमंग डेटा इज मैनेज्ड. ठीक है, जब भी हम स्कीमा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पे वो स्टोर कैसे है, दूसरा कैसे कि रिलेशनशिप कैसे, रिलेशनशिप जो है अमंग डेटा जो है वो कैसे मैनेज हो रहा है, ये दो चीज़ के बारे में बात करते हैं. तो डेटाबेस स्कीमा इज द स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा विद इन अ डेटाबेस, डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस. It outlines how the data is stored, the relationship between tables and the rules that govern the data. ठीक है, कि कैसे डेटा स्टोर है और टेबल के बीच में रिलेशन क्या है. टेबल मतलब जानते होंगे आप लोग, कंप्यूटर बैकग्राउंड जिनका है वो लोग तो जानते ही होंगे. मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मान लीजिए कि यूज़र टेबल बनाया है ना, मान लीजिए कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ है, आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उसमें कुछ है तो आप एम्प्लॉय टेबल बनाओगे, डिपार्टमेंट टेबल बनाओगे. टेबल मतलब जहाँ पे उस पर्टिकुलर एंटिटी का इंफॉर्मेशन आप रखते हो, दैट इज टेबल. ठीक है, अब क्या है कि यदि हम स्कीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, स्कीमा, तो स्कीमा में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या क्या होता है. तो जैसे टेबल हो गया, तो टेबल क्या करता है, इट होल्ड्स द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स कैसे कि मान लीजिए एक यूज़र टेबल है तो आप रखते हो ना, मान लीजिए पहला हम उसका मान लीजिए जैसे नेम है, एज है, उसका आईडी रख लीजिए, सैलरी रख लीजिए. तो मान लीजिए नेम ए हो गया, एज 12 हो गया, आईडी 131 हो गया, सैलरी मान लीजिए 3000 हो गया. अब 12 एज नहीं रखना चाहिए, चलिए इसको 32 कर देते हैं. तो मान के चलिए, तो ये है क्या, एक रो है ना, ये एक रो है ना, एक रो है, ये कॉलम्स है. तो टेबल क्या करता है, रो और कॉलम में डेटा को रखता है. फील्ड एंड कॉलम्स, दिस डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट ईच एंट्री इन अ टेबल विल होल्ड. तो जैसे हम लोग यहाँ पे नेम, एज, आईडी, सैलरी ये सब स्टोर कर रहे थे, तो यही बता रहा है कि फील्ड और कॉलम्स इसमें स्टोर होता है. फिर रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, हाउ टेबल रिलेटेड टू ईच अदर, टेबल कैसे आपस में रिलेटेड है. जैसे मैं बोल रहा था एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो आप मान लीजिए एक एम्प्लॉय का टेबल बनाओगे और डिपार्टमेंट वाले टेबल में एम्प्लॉय का आईडी रखोगे, या नहीं डिपार्टमेंट वाला एक टेबल बन जाएगा. जैसे चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना. एक मान लीजिए कि हम बनाते हैं इधर, एक मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट का जो है वो टेबल बनाता हूँ. तो डिपार्टमेंट में कुछ नहीं करते हैं, ये आईडी हो गया, ये डिपार्टमेंट नेम हो गया. तो मान लीजिए 1 2 दो डिपार्टमेंट कर दिया. एक साइंस डिपार्टमेंट बना लीजिए, एक मैथ डिपार्टमेंट, मैं एजुकेशन से रिलेटेड ले रहा हूँ. एक एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं. अब एम्प्लॉय टेबल में क्या हो सकता है कि एक आईडी हो जाएगा हर एम्प्लॉय का आईडी हो जाएगा, एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी स्टोर कर लेंगे यहाँ पे. अब जैसे यहाँ भी एक ए एम्प्लॉय एक बी एम्प्लॉय है, नहीं ये गलत हो गया. ठीक है, ये कर लिया मान लीजिए. अब आईडी इसमें रख लेते हैं 1 2, टेबल अलग अलग है तो ये मत सोचिएगा कि ये 1 है तो यहाँ 1 क्यों, टेबल अलग अलग रख सकते हैं.
अब ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, इसको 2, इसको 1, इसका डिपार्टमेंट आईडी 2 है और इसका 1 है। तो अब रिलेशनशिप हुआ ना कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये यहाँ से उठ के आया है, यहाँ से उठ के आया है, यहाँ से उठ के आया है ना। तो ये यहाँ पे फॉरेन की है, ये यहाँ पे प्राइमरी की है। तो रिलेशनशिप दिस डिफाइन हाउ टेबल रिलेट टू ईच अदर, 1 to many, many to many। तो 1 to many, many to many मतलब एक 1 to many होता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय हो सकता है कि साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो 1 to many का रिलेशनशिप ये है ना, ठीक है। तो इसी तरह ये many to many और 1 to many का ये है। अब कांस्टेंट क्या है, देखिए कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जब भी आप डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे ना तो बहुत सारा हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट, नोट नल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो है लगाते हैं, यूनिक कांस्टेंट कि उस कॉलम में यूनिक वैल्यू ही आएगा। तो ये सब क्या है, स्कीमा का पार्ट है, ठीक है। अब इतना भी पूछेगा नहीं आपसे, स्कीमा मतलब बस यही याद रखिए, हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा among how the relationship between among data is managed. So these two question schema should answer. नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज हब एंड टाइप इन कंप्यूटर नेटवर्क। हब क्या है और हब का क्या क्या टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क में। देखिए हब का ना सिंपल काम क्या होता है लैन में, कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसे कंप्यूटर को जोड़ना। मान लीजिए आजकल तो हब नहीं चलता है, स्विच ही चलता है आज के टाइम पे। डी-लिंक का जो अनमैनेज स्विच है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, अब जब काम हो तो मैनेज स्विच भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ए हब इज बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस इन अ लोकल एरिया नेटवर्क. It serves as a central connection point and facilitates data transmission between devices. However, a hub doesn't manage traffic efficiently. It simply broadcasts incoming data to all devices connected to it, regardless of the intended recipient. तो हब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना, कि हब क्या किया कि मान लीजिए एक हब है, हब से ना एक PC1 कनेक्टेड है, PC2 कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कोई डेटा आया, वो PC1 के लिए था, लेकिन वो क्या करेगा, हब कुछ नहीं करता। हब क्या करता है, जब भी डेटा आएगा तो इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जनरली जो नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम है उसको कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करता है कि लैन में दूसरे नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है। मान लीजिए इसमें एक और लगा लिया और ये नेटवर्क से फिर 4 PC कनेक्ट कर लिया, P1, P2, P3, P4। तो हब का काम क्या है कि लैन में जो है कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को कनेक्ट करना लैन में। अब ये यदि आप टाइप देखोगे तो 3 टाइप का है, एक्टिव हब, पैसिव हब और एक होता है इंटेलिजेंट हब, ठीक है। एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। अब एक्टिव हब क्या है कि ये देखिए क्या करता है कि कनेक्ट तो ये करता ही है, तो नॉट ओनली कनेक्ट बट ऑल्सो एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट्स द डेटा सिग्नल बिफोर ब्रॉडकास्टिंग देम टू नेटवर्क। मतलब वो रिपीटर का भी काम कर रहा है, ठीक है। कि जब मान लीजिए बता रहा था ना कि मान लीजिए ये हमारा हब है, अब यहाँ पर जब डेटा आया तो यहाँ पर ये फिर से उसको एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट करके भेजता है आगे, तो दैट इज एक्टिव हब। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होगा, जैसे ही हब के ऊपर आएगा तो एम्पलीफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल, इन ए नेटवर्क वेयर केबल्स आर लॉन्ग एन एक्टिव हब कैन बी यूज टू मेंटेन सिग्नल क्वालिटी, ठीक है। तो एक्टिव हब है तो हम लोग सिग्नल क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैसिव हब। अ पैसिव हब कनेक्ट्स devices but doesn't amplify or regenerate signal. It's simply forwards the data to all connected devices without modification. This type of hub is typically used in a small network where signal degradation is not an issue. A small office network with short cable length can use passive hubs. तो passive hubs में क्या है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई और रीजनरेट नहीं कर रहा है, और जहाँ पर भी मान लीजिए शॉर्ट ऑफिसेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप पैसिव हब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ इंटेलिजेंट हब। तो इंटेलिजेंट हब क्या करते हैं कि प्रोवाइड एडिशनल फीचर सच एज नेटवर्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़। वो देखिए एक्टिव हब क्या कर रहा था कि आपको सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे रहा था, रीजनरेट कर दे रहा था। पैसिव वाला आपका कुछ नहीं कर रहा था। और इंटेलिजेंट हब जो है वो क्या कर रहा है,
तो वो आपको नेटवर्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी सब देता है. इट अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉनिटर ट्रैफिक and control the flow of data more effectively. These hubs are equipped with software that offers error detection and can segment network to reduce traffic. ठीक है क्या कि these hubs are equipped with software that offers error detection and can segment network to reduce traffic. साथ ही साथ ये क्या करता है कि नेटवर्क का सेगमेंटेशन भी कर सकता है. ठीक है, इंटेलिजेंट हब यहाँ पे ये कहाँ यूज होता है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मान लीजिए बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए तो वहाँ पे इंटेलिजेंट. लेकिन आजकल ना हब का यूज़ होता ही नहीं है. आजकल हर जगह जो है वो स्विच यूज़ होता है. ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हब क्या हो गया, तो ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेज. और ये यूज़ कहाँ होता है, तो फिजिकल लेयर पे यूज़ होता है. और नो फिल्टरिंग, हब डू नॉट फिल्टर डेटा और आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन, दे सिंपली पास इट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस. तो वो चाहे एक्टिव हब हो, पैसिव हब हो, चाहे इंटेलिजेंट हब. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही है कि इन मॉडर्न नेटवर्क हब हैव लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय स्विचेज विच ऑफर मोर इफिशिएंट डेटा हैंडलिंग बाय सेंडिंग डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज MPLS. MPLS क्या है, देखिए MPLS को हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग. देखिए जब भी ना राउटिंग की बात आती है कि एक पैकेट को यदि इस हॉप से इस हॉप पे जाना है, ठीक है, मान लीजिए एक राउटर है R1, मान लीजिए इसको R2 मान लीजिए, तो नेटवर्क होता क्या है कि इसके हेडर में जो एड्रेस लिखा है मान लीजिए इसका R2 का, तो वो R2 पहले यहाँ जाएगा, देखेगा अरे R2 लिखा है, भेज देगा यहाँ पे. लेकिन MPLS में क्या होता है, तो यहाँ पे ना लेवल पे होता है, IP पे राउटिंग नहीं होता, लेवल पे राउटिंग होती है, इसलिए ये फास्ट होता है. क्या है कि जो हाई परफॉर्मेंस टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज टू स्पीड अप एंड मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो, MPLS operates between layer 2 and layer 3 of the OSI model, which is why it is sometimes referred to as layer 2.5 technology. It uses short path levels instead of long network address to direct data packets through the network. ठीक है, इस शॉर्ट पाथ लेवल्स यूज करता है. ठीक है, मतलब लेवल पे जो राउटिंग होती है ना, इसलिए ये फास्ट होता है. ठीक है, MPLS assigns a label to each packet which contains information about its forwarding path. Routers called label switch router forward packet based on the labels instead of examining the packet's full header. तो ये जो लेवल स्विच राउटर है इसके थ्रू ये जो है वो राउट करता है, विच रिड्यूसेस द टाइम नीडेड फॉर राउटिंग डिसीजन. तो इसमें राउटिंग डिसीजन में टाइम कम जाता है. ठीक है, तो MPLS सिर्फ इतना याद रखिए कि लेवल बेस्ड स्विचिंग होता है यहाँ पे. ठीक है, बस इतना ही. कभी कभी तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा इसमें. ठीक है, आइए नेक्स्ट. व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एंड स्टैग्नोग्राफी. तो क्रिप्टोग्राफी तो आप सब जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी, मान लीजिए मैंने लिखा है ABC, अब इसको आप चाहे मान लीजिए फेमस यदि मैं क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम की बात करूं, जैसे MD5 आजकल यूज होता है, 1 वे हैश है, तो अब इसको बदल देगा कुछ ऐसा 0 1 हैश, ऐसा कुछ बदल देगा जो आप पढ़ नहीं पाओगे सिंपल लैंग्वेज में. तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टिक बना देना, उसको इनक्रिप्ट कर देना, है ना. स्टडी ऑफ टेक्निक्स. क्रिप्टोग्राफी इज अ प्रैक्टिस स्टडी ऑफ टेक्निक यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और अल्टरेशन. इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग readable data known as plain text into unreadable format known as ciphertext using encryption algorithm. The goal is to ensure confidentiality, integrity, authenticity and non-repudiation of the data. This is cryptography. की कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टोग्राफी क्या क्या होता है, तो एक हो गया इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन. इंक्रिप्शन मतलब प्लेन टेक्स्ट को आपने साइफर टेक्स्ट बना दिया. साइफर टेक्स्ट मतलब ऐसा फॉर्म में आपने लिख दिया कि हम प्लेन पढ़ नहीं सकते. ठीक है, हमने ABC लिखा, आपने कुछ अलग लिख दिया. ठीक है, आपने कुछ अलग लिख दिया है, आपने कुछ ऐसा लिख दिया है. ठीक है, साइफर टेक्स्ट उसी को बोलते हैं. डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट से अगेन प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट से बैक टेक्स्ट बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट.
सिमेट्रिक की एल्गोरिदम भी इसमें यूज होता है, जहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होता है। ये अलग से भी क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, सिमेट्रिक की या एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की में क्या होता है कि जहाँ पे जो है वो दोनों की हमारा जो है अलग अलग है, ठीक है। पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन और प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्शन के लिए हमारा प्राइवेट की यूज होता है, ठीक है। आइए अब है स्टैग्नोग्राफी। अच्छा, स्टैग्नोग्राफी में क्या होता है, इज द टेक्निक ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर नॉन सीक्रेट डेटा सच दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिडन इंफॉर्मेशन इज कंसील्ड। इसमें क्या है ना कि देखिए, इट कैन बी यूज टू इम्बेड टेक्स्ट, इमेज और फाइल्स विद इन अदर डिजिटल मीडिया सच एज इमेज, ठीक है, ऑडियो और वीडियो फाइल विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द विजिबल और ऑडिएबल कंटेंट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई एक बिल्ली का मतलब एक आप मान लो कि आप बिल्ली मतलब जैसे मान लीजिए एक कैट है, ठीक है, और दांत निकाला हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, मतलब उस इमेज में आपने कुछ डाला हुआ है, तो वो जो ऐसा पढ़ने वाला है उसको इंटरप्रेट करने वाला है तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे टेक्स्ट में अपना इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते, आप इसी में इमेज में ऑडियो में इस सब में अपना फाइल जो है एम्बेड करके भेजते हो, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द विजिबल और ऑडिबल कंटेंट। जो आपका मैसेज है किए बिना आप जो है वो किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए हमारा इमेज या ऑडियो या वीडियो फाइल से उसमें एम्बेड करके आप भेजते हो। जैसे हम स्टैग्नोग्राफी की बात करें तो द ओरिजिनल फाइल और मीडियम दैट विल कैरी द हिडन डेटा, इसको हम लोग कैरियर बोलते हैं, और पेलोड क्या है, तो सीक्रेट डेटा हिडन विद इन द कैरियर। जो मान लीजिए कोई इमेज है, फोटो है, ठीक है, उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन अपना इम्बेड किया हुआ है दैट इज पेलोड। और इम्बेडिंग क्या होता है कि पेलोड को जो आप कैरियर में डाल रहे हो जिस तरीके से वो हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, ए मैसेज कैन बी इम्बेडेड इनटू एन इमेज by altering the least significant bits of the pixel value in a way that doesn't significantly affect the image appearance। अब मान लीजिए कोई इमेज है ना, मान लीजिए अब इमेज को यदि आप चेंज करोगे बाइनरी में, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग में उसमें कोई बिट बदल दिया तो हो सकता है ना इमेज थोड़ा अजीब सा दिखे। तो जो हम लोग जैसे जो जनरल यूज़र हैं, सिंपल कॉमन यूज़र हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा समझ जाएगा कि मतलब इस इमेज में उसने ये ऐसे किया होगा, कुछ कहीं पे बिट चेंज कर दिया हुआ है तो उसका जो है वो वैल्यू चेंज होगा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यानी उसको अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। तो जब आप अपना मैसेज जो है किसी वीडियो और ऑडियो या फिर इमेजेस में एम्बेड करके भेजते हो, मतलब डायरेक्ट नहीं भेजते, इसे स्टैग्नोग्राफी। तो अब आप ऑप्शन आएगा तो आप मार लोगे, हमको पता है। देखिए अब क्या कि आर एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल ऑल्सो कॉल्ड प्रॉक्सी फायरवॉल। तो यस, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल जो है उसको हम लोग प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं। क्या कि एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड दे फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सर्विसेज बीइंग यूज्ड, HTTP FTP, inspecting the content of each packet to ensure it adheres to the protocol rules, ठीक है। Unlike packet filtering firewall which inspect traffic at the network or transport layer, proxy firewall act as an intermediary between the client and the server। ये एप्लीकेशन लेयर पे कॉल करता है, तो इसीलिए सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन गया तो इससे पास होके ही जाएगा, और सर्वर से भी आया क्लाइंट के पास तो वो भी इससे पास होके ही आएगा। दे इंटरसेप्ट एंड प्रॉक्सी request from user and forward it to the targeted destination, which add an extra layer of security by hiding internal network detail from external sources। तो ये जैसे इसका आंसर होता प्रॉक्सी तो बस यस हो जाता, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए। तो प्रॉक्सी फायरवॉल है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, तो आंसर है यस। नेक्स्ट क्या कि व्हाट इज REGSVR32 कमांड। तो ये कमांड जो है विंडो में यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि DLL जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है, आपका DLL फाइल है, कभी कभी आप कोई मतलब सॉफ्टवेयर रन करोगे ना तो कभी कभी देगा DLL मिसिंग, ठीक है, तो उस DLL को हम लोग फिर ऐड करते हैं कभी कभार। तो जनरली ये जो होता है वो DLL फाइल को रजिस्टर और अनरजिस्टर करने के लिए यूज होता है। In IT security, it is important to ensure that the only trusted DLL are registered, as malicious software can
यूज DLL फाइल टू कॉम्प्रोमाइज सिस्टम सिक्योरिटी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि भाई ये DLL को रजिस्टर अनरजिस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आइए SHA 512 क्या है? सिक्योर हैश एल्गोरिदम 512। देखिए ये क्या है? इज अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन दैट टेक्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस फिक्स साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। SHA 512 क्या है कि ट्रांसफॉर्म्स एनी इनपुट डेटा इनटू यूनिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। द यूनिक स्ट्रिंग इज कॉल्ड हैश। जब भी कभी प्लेन टेक्स्ट को आप बदलोगे ना कोई भी एल्गोरिदम को लगा करके, तो वो साइफर टेक्स्ट में ही बदलता है, ठीक है, या हैश भी बोलते हैं उसको। लेकिन इसमें क्या है ना कि आप किसी भी इनपुट को बदलोगे ना तो वो 512 में ही चेंज होगा, उससे ज़्यादा ना कम, बस उतना ही कैरेक्टर में। तो इट इज़ वन वे प्रोसेस, ये भी वन वे प्रोसेस है कि मीनिंग यू कैन नॉट टेक द हैश एंड कन्वर्ट इट बैक टू द ओरिजिनल इनपुट। जैसे MD5, जैसे आपने यदि आप लोगों में से किसी ने डेवलपमेंट में काम किया होगा तो MD5 जब आप लगाते हो तो कैसे काम करता है वो? मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब यूज़र रीसेट करता है पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बताया तो बोलते हैं आप रीसेट किए बिना नहीं जब आगे बढ़ सकते, रीसेट करता है। तो जब रीसेट करता है ना तो मान लीजिए आपका डेटाबेस का भी एक्सेस है मान लो किसी के पास, तो उसको ना एक MD5 से हैश वैल्यू ही मिलेगा कुछ, ठीक है ना, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो फिर है क्या कि अब आप बोलोगे कि फिर मैच कैसे काम कैसे करते थे? अगले बार मान लीजिए जब लॉगिन करने के टाइम में यूज़र फिर लॉगिन करता है तो वो तो प्लेन टेक्स्ट में अपना पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में डालता है, लेकिन वो MD5 में फिर चेंज होता है। तो जब भी चेंज होगा तो ऐसा ही होगा, फिर वो दोनों मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सेफ है, जो वन वे हैश वाला है ना वो बहुत ही सेफ है। इवन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी पता नहीं है, उसको भी रीसेट ही करवाना है, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा है। तो इट इज़ अ वन वे प्रोसेस, मीनिंग यू कैन नॉट टेक द हैश एंड कन्वर्ट इट बैक टू द ओरिजिनल इनपुट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। द आउटपुट विल ऑलवेज बी 512 बिट्स लॉन्ग। ये बहुत अच्छा है, कितना भी बड़ा हो आपका इनपुट वैल्यू, वो आउटपुट हमेशा 512 64 बाइट्स लॉन्ग ही होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो दिस इज SH 512। दो चीज़ इसमें याद रखना है, एक तो इसका जो आउटपुट हमेशा होगा वो 512 बिट का ही होगा, यानी 64 बाइट का। दूसरा ये भी वन वे हैश है, ठीक है, वन वे हैश है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सर्वर क्लस्टर? देखिए सर्वर क्लस्टर क्या है? ए सर्वर क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्वर that work together as a single system to provide high availability, reliability and scalability for application and services. By linking multiple server, a cluster can handle increased workload and provide redundancy in case of server failure. एक कोई फेल भी हो गया तो पता नहीं चलेगा, वो दूसरा संभाल लेगा, ठीक है। इसका मेन क्या है की कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें तो हाई अवेलेबिलिटी रहेगा कि वन सर्वर इन क्लस्टर फेल्स अदर कैन टेक ओवर इट्स वर्कलोड मिनिमाइजिंग डाउन टाइम एंड इंश्योरिंग द सर्विस रिमेन्स अनअवेलेबल। अनअवेलेबल है अवेलेबल, तो सबसे बड़ा हाई अवेलेबिलिटी है कि आप कोई डाउन भी चला गया तो ऐसा नहीं कि आपका सर्विस बैठ जाएगा फिर आप करोगे नहीं, आप पता भी नहीं चलेगा, आपका सर्विस होता रहेगा, मतलब आपका काम चलता रहेगा, मीनवाइल आप उसको ठीक भी कर लो। लोड बैलेंसिंग है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सर्वर क्लस्टर कैन डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूजेज एंड इनहांस प्लेटफॉर्म। दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट नो सिंगल सर्वर बिकम्स अ बॉटलनेक। कि अब मान लीजिए कि एक ही सर्वर पे सारा लोड भी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग होता रहता है कि जहाँ कम है उसके पास रिक्वेस्ट जाने लगा, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या है? तो क्लस्टर्स कैन इजीली एकोमोडेट ग्रोथ, न्यू सर्वर कैन बी एडेड टू द क्लस्टर एज नीडेड टू हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक और डिमांड। तो ऑन डिमांड जो है वो ऑटो स्केलिंग आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऑटो स्केलिंग मतलब रन टाइम में उसको सर्वर को ऐड करना, ये होना, मतलब जैसे मान लीजिए 50 रिक्वेस्ट तक आपको एक सर्वर चाहिए, जैसे 51 था तो नया सर्वर अपने आप कन्फिगर होकर रिक्वेस्ट लेने लग जाएगा, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी भी है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स, ठीक है। तो वायरस और वॉर्म में जो है वो क्या डिफरेंस है? देखिए वायरस क्या है कि ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अ होस्ट फाइल और एप्लीकेशन एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, तो दैट इज वायरस, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने से अच्छा इसको देख लेते हैं, ये एकदम सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है,
ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेचर क्या है कि वायरस को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या रिक्वायर होस्ट फाइल और प्रोग्राम, वो हमको नहीं चाहिए। स्टैंड लोन है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, अपने आप ही डिवाइड हो के बढ़ रहा है वो। प्रोग्रामिंग, प्रोपेगेशन आगे कैसे जाएगा, तो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स और प्रोग्राम, और ये क्या होता है कि स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क ऑटोमेटिकली, नेटवर्क के थ्रू अपने आप ही हो रहा है। एक्टिवेशन, अब एक्टिवेशन में क्या कि जो होस्ट प्रोग्राम है जहाँ पे ये वायरस है, जिस प्रोग्राम के अंदर यदि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। ये क्या कि एक्टिवेट अपॉन रेप्लिकेशन टू अ न्यू सिस्टम, ये अपने आप ही रेप्लिकेट होकर नया सिस्टम में चला जाता है। इन्फेक्शन मेथड, अटैचेज टू फाइल स्प्रेड वाया शेयरिंग, और ये क्या है कि एक्सप्लॉइट वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट वाया, मतलब स्प्रेड वाया नेटवर्क। तो स्प्रेड कैसे होता है ये, तो नेटवर्क के थ्रू होता है। ये क्या, तो किसी फाइल में मान लीजिए कॉपी पेन ड्राइव में जैसे करते थे ना, अपने आप आ जाता था, तो उसके थ्रू जाता है। इम्पैक्ट क्या है इसका वायरस का, कैन करप्ट फाइल डैमेज सिस्टम, ये क्या है तो नेटवर्क कंजेशन कर देता है, नेटवर्क में इतना ट्रैफिक डाल देगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो ये जो है वो वायरस और वर्म में सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये याद रखना है। और ये क्या है कि जब होस्ट फाइल एग्जीक्यूट होगा तो तभी जा कर के वो जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसको होस्ट फाइल चाहिए, इसको कोई नहीं चाहिए, अपने आप ही ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोपाल कृष्णा कमेटी ग्रुप फॉर्म्ड बाय द आरबीआई। देखिए गोपाल कृष्णा का ना बहुत सारा कमेटी था, 2-3 कमेटी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इनका जो कमेटी था तो ये रिलेटेड था इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट इन बैंक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सारा चीज़ था, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नॉट अ फोकस ऑफ द गोपाल कृष्णा वर्किंग कमेटी। इनहेंसिंग आईटी गवर्नेंस एकदम सही है, साइबर सिक्योरिटी सही है, फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर मोबाइल बैंकिंग सही है। ये नहीं, लोन फोन से उनको मतलब नहीं, उनको डिजिटल वाला जो भी है ना प्लेटफॉर्म उससे मतलब था, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस सिक्योरिटी उससे था, तो इसलिए डी हमारा आंसर नहीं होगा। व्हाट वाज द वन ऑफ द की रिकमेंडेशंस ऑफ द गोपाल कृष्णा वर्किंग ग्रुप। तो इसका सबसे की जो था वो था जैसे आपको कि बैंक का अपना सीसो होना चाहिए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर टू ओवरसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और सीसो ना देखिए छोटे बैंकों में जो सीसो होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है तो वो सीधे बोर्ड में वो रिपोर्ट करते हैं, और जो बड़ा बैंक है उसमें भी सीसो डायरेक्ट जो है वो मत चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, वहाँ भी डायरेक्ट। ठीक है, जो सीसो है मतलब एकदम हाई लेवल पे कि ये है, ये करना है। ठीक है, लेकिन सीसो अब तो हर जगह ही चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, आजकल पता है सीसो में है और एक डेटा ऑफिसर भी आ गया है पोस्ट डीपीडीपी एक्ट के बाद। डीपीडीपी एक्ट का तो अभी पूरा बना नहीं है, ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके बाद डेटा ऑफिसर भी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गोपाल कृष्णा वर्किंग ग्रुप व्हाट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग साइबर फ्रॉड इन द बैंक सिस्टम। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दो कि भाई कैसे बचना है, फिर वो आगे जाके कस्टमर को भी बताएंगे कि आप ऐसे बच सकते हो। तो ये क्लास हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि आप IABF एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर गेकी बैंकर्स ऐप। सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सर्टिफिकेशन, और सिंगल अटैम्प्ट में यदि आप पास करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड करिए, कोर्स को सब्सक्राइब करिए, कोई भी इशू आता है तो आप इस पर व्हाट्सअप करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब। आई डू रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब if you have not subscribed yet. Thank you.